Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to start with topic citizenship. Why is it important right now? अमेरिका में जो चल रहा है उस वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर प्रीलिम. सो वी आर गोइंग टू डू इट. लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, इंडिया के पास भी जो लोग हैं उन्हें आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस. सिटीजन्स कौन है आपको पता है. एलियंस ऑब्वियसली जो सिटीजन्स नहीं है. इन एलियंस को भी आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू, फ्रेंडली एंड एनिमी. जो फ्रेंडली हैं वो एक्चुअली सब्जेक्ट्स उस कंट्री के हैं जिनकी रिलेशनशिप कॉर्डियल है विद इंडिया. एनिमी एलियंस की अगर आप बात करें तो ये वो हैं जिनके साथ हमारी वॉरलाइक सिचुएशन है और कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है. ऑफ कोर्स ये जो एनिमी एलियंस हैं इनके पास लेसर राइट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. ये इनके पास अवेलेबल नहीं है. तो ऑफ कोर्स सिटीजन्स के पास सबसे ज्यादा प्रिविलेजेस होंगे, उसके बाद फ्रेंडली एलियंस के पास होंगे, उसके बाद एनिमी एलियंस के पास होंगे. राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टेन राइट्स विच आर मेंशन्ड इन ऑफ कोर्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देख लीजिए, बिकॉज आई थिंक इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. और अभी हम सिर्फ स्किम थ्रू करने वाले हैं. तो आर्टिकल 15 ये अवेलेबल है सिटीजन्स के पास और ये एलियंस के पास अवेलेबल नहीं है, विच टॉक्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 15 जो है ये आपके पास है. आप सिटीजन है तो नहीं है. अगर आप सिटीजन तो ये आपके पास अवेलेबल नहीं है. आर्टिकल 16 जो कि बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी अवेलेबल है ओनली टू सिटीजन्स. इसके अलावा आर्टिकल 19 विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, ये भी अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन्स के पास ही. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट विच इज 29 एंड 30 आर्टिकल, ये भी सिर्फ सिटीजन्स के पास ही अवेलेबल है. इसके अलावा ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए. इसके अलावा राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है. राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सिर्फ सिटीजन्स के पास है. एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टन पब्लिक ऑफिसेस, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर्स, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये सब भी सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल है. तो हमने इनमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स देखे और कुछ अदर लीगल राइट्स देखे जो कि सिटीजन्स के पास अवेलेबल हैं, बट आप बोल सकते हैं जो सिटीजन्स नहीं है उनके पास अवेलेबल नहीं है. इसके अलावा आप देखेंगे कि सर्टेन ड्यूटीज हैं जो अप्लाई होती है सिटीजन्स पे. सिटीजन्स ऑल्सो ओ सर्टेन ड्यूटीज टूवर्ड्स द स्टेट. फंडामेंटल ड्यूटीज हम कर चुके हैं और वो आप रीड कर सकते हो या उसका वीडियो देख सकते हो. इन इंडिया अगर आप बात करें, सिटीजनशिप जो है वो बर्थ के बेसिस पे एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजनशिप के बेसिस पे भी आपको मिल सकती है. नेचुरलाइज सिटीजन एज वेल एज बर्थ बाय बर्थ सिटीजन्स, ये दोनों एलिजिबल होते हैं फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, दोनों ही टाइप के सिटीजन्स, यानी कि जो बर्थ से सिटीजन है या नेचुरलाइज सिटीजन है, वो दोनों ही एलिजिबल होते हैं फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. वाइल इन यूएस, विच इज इंपॉर्टेंट टू नो फॉर नाउ, कि यूएस में सिर्फ सिटीजन बाय बर्थ ही यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं. नेचुरलाइज सिटीजन एलिजिबल नहीं है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के पास, जस्ट लाइक कैनेडा. इसका मतलब क्या है, इंडिया जो है ऑफ कोर्स फेडरल है, सेंटर भी है इंडिया के पास, स्टेट्स भी हैं, राइट. लेकिन फिर भी इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है. जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनकी एलिजियंस जो है सिर्फ यूनियन के साथ है. ठीक है, कोई सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप नहीं है. आप बोल सकते हो कि आप इंडिया के सिटीजन हो, आप ये नहीं बोल सकते कि आप मध्य प्रदेश के सिटीजन हो, आप ये नहीं बोल सकते कि आप यूपी के सिटीजन हो, आप ये बोल सकते हो कि आप इंडिया के सिटीजन हो, राइट. स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं है आपके पास, राइट. लेकिन अगर आप बाकी फेडरल कंट्रीज की बात करें लाइक द यूएस और ऑस्ट्रेलिया, उनके पास डबल सिटीजनशिप है. जैसे यूएस की अगर आप बात करें तो जो यूएस का सिटीजन है वो सिर्फ यूएस का सिटीजन ही नहीं है, वो पर्टिकुलर स्टेट जहां पे वो रह रहे हैं, जहां से वो बिलोंग करते हैं, वहां के भी सिटीजन है. दस उनका जो एलिजियंस है वो नेशनल गवर्नमेंट से भी है और स्टेट गवर्नमेंट से भी है. लेकिन इस टाइप का जो सिटीजनशिप है, लाइक द
डुअल सिटीजनशिप, जहाँ पे आप स्टेट के भी हो और सेंटर के भी सिटीजन हो, ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकता है. ठीक है, स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है इन फेवर ऑफ इट्स सिटीजन्स. ठीक है, जैसे कि राइट टू वोट में कर सकती है, या पब्लिक ऑफिस होल्ड करने में कर सकती है. राइट, तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने अडॉप्ट किया सिंगल सिटीजनशिप. इतना क्लियर है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ किस स्टेट में पैदा होते हो, किसी भी स्टेट में आप पैदा हुए हो, चाहे आप केरला में पैदा हुए हो या नॉर्थ ईस्ट में, कहीं कहीं पे भी आप पैदा हुए हो, आपके पास ये राइट है कि आप रिसाइड कर सकते हो कहीं पे भी. आप पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स सारे सिटीजन्स के पास सेम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन बेसिस ऑफ कि वो कहाँ पे उनका बर्थ हुआ है. राइट, ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस यहां पे हमें देखने को मिलते हैं. ये एक्सेप्शंस क्या हैं ये हम देखते हैं. आर्टिकल 16 में आपने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, जिसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रेसिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट्स. राइट, ये हमने देखा था. आर्टिकल 16 का आप इसमें लेक्चर कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा एक्सेप्शन है. राइट, अगर आप आर्टिकल 15 की बात करें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. राइट, एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस. ठीक है, आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन वो ये नहीं कहता कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेसिडेंस. राइट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेसिडेंस आर्टिकल 15 में इंक्लूडेड नहीं है. इसका क्या मतलब है? स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स और गिव प्रेफरेंसेस टू इट्स रेसिडेंट्स इन मैटर्स दैट डू नॉट कम विद इन द पर्व्यू ऑफ राइट्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडियन सिटीजन्स. क्या मतलब है? कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मेंशन नहीं है, उसको छोड़कर बाकी सारी चीजों के लिए स्टेट जो है स्पेशल प्रिविलेज दे सकती है टू सिटीजन्स हु आर स्टेइंग इन दैट स्टेट्स. कंसेशन दे सकती है, प्रिविलेज तो नहीं बट कंसेशन आप दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं. राइट, जैसे कि फीस ऑफ एजुकेशन कम हो. राइट, इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 की हम बात करते हैं. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस की बात हो रही है यहाँ पे. ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजंस. ठीक है, राइट्स ऑफ आउटसाइडर्स टू एंटर, रिसाइड एंड सेटल इन ट्राइबल लैंड्स तो रिस्ट्रिक्टेड है, ये तो आपको पता है. तो आर्टिकल 19 भी आप प्लीज इसमें देख लीजिए ताकि आपको क्लियरली पता हो कि यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है. ठीक है, अब हम आते हैं एंड बात करते हैं अबाउट जो कश्मीर 35A के बारे में बात करने वाले हैं. 2019 तक लेजिस्लेचर ऑफ JNK जो था उसके पास सर्टेन पावर्स थी. ये कैसी पावर थी? लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड करता था, डिफाइन करता था पर्सन्स जो कि हैं परमानेंट सिटीजन्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास ये पावर थी कि वो डिफाइन करें कि परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट कौन होंगे. ठीक है, एक और पावर जो लेजिस्लेचर के पास थी जम्मू एंड कश्मीर की 2019 तक, वो ये थी कि वो कन्फर कर सकते थे स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू दीज परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट. किस रिस्पेक्ट में? एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, सेटलमेंट के रिस्पेक्ट में इन द स्टेट, राइट टू स्कॉलरशिप, एड प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, ये जो प्रोविजंस हैं ये मेंशन थे आर्टिकल 35A में. आई एम सॉरी, 35A में. राइट, ये जो आर्टिकल है ये कॉन्स्टिट्यूशन में किससे ऐड हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1954. कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1954 से ये ऐड हुआ था.
ठीक है, ये जो ऑर्डर है ये इशू हुआ था बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 370 क्या था? ये आर्टिकल 370 ने क्या किया था? JNK को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया था। 2019 में क्या हुआ? 2019 में ये जो स्पेशल स्टेटस है इसे अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, किससे अबॉलिश किया गया? बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। क्या है इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का नाम? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 2019। ठीक है, राइट इस ऑर्डर ने क्या किया? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1954 है इसे सस्पेंड कर दिया। इतना क्लियर है? दिस इज क्लियर, दैट्स इट। इसके अलावा हमको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट इज लाइक द कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, राइट। अब कनाडा में भी देखेंगे तो वहां पे भी सिंगल सिटीजनशिप है फॉर द पीपल ऑफ कनाडा। ये किस लिए लाया गया होगा? टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी इन आवर कंट्री, यूनिटी इन आवर कंट्री, इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन हो। ठीक है, राइट इतना क्लियर है? अब हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट डील्स विद सिटीजनशिप। ये प्रोविजंस हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक और ये पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। हाउएवर आपको ये पता होना चाहिए कि कोई परमानेंट या इलेबोरेट प्रोविजंस यहाँ पे ज्यादा लिखे नहीं गए हैं। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि इंडिया में हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट, कब? जनवरी 26, 1950 को कौन सिटीजन्स ऑफ इंडिया बने। इट आइडेंटिफाइज पीपल हु बिकेम सिटीजन्स एट द कमेंसमेंट। ठीक है, ये किस चीज से डील नहीं करता? इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप subsequent to the commencement. It empowers the parliament to enact law to provide for such matters and any other matter relating to citizenship. Accordingly, आप देखेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इनैक्ट हुआ। क्या बोला मैंने ये बोला कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद सिटीजनशिप। ये आइडेंटिफाई क्या करता है? पर्सन्स जो बिकेम सिटीजन्स एट द कमेंसमेंट जनवरी 26, 1950 को। ये किस चीज से डील नहीं करता? इट डज नॉट डील विद एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट। ये किसे एम्पावर करता है? ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। किस चीज के लिए एम्पावर करता है ये पार्लियामेंट को? कि प्रोवाइड कर पाए फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। और पार्लियामेंट ने क्या इनैक्ट किया था? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स बताई गई जो कि सिटीजन बने ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑन 26 जैन 1950। ये 4 कैटेगरीज को हम पहले देख लेते हैं कि कौन सी 4 कैटेगरीज हैं। राइट, ये 4 कैटेगरीज हैं। पर्सन्स जो कि डोमिसाइल्ड है इंडिया में, सेकेंड जो माइग्रेट हुए थे फ्रॉम पाकिस्तान, थर्ड जो पाकिस्तान माइग्रेट करके गए थे बट लेटर रिटर्न, एंड फोर्थ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये 4 कैटेगरीज के साथ ये डील करते हैं। फर्स्ट क्या है? पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, सेकंड है जो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, थर्ड जो माइग्रेट हुआ पाकिस्तान को फिर लेटर रिटर्न, एंड फोर्थ जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। पर्सन who had his or her domicile in India and also fulfilled any one of the 3 conditions। कौन सी 3 कंडीशंस है? पहले तो आप डोमिसाइल हो और उसके बाद 3 कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना था। या तो आप बॉर्न हुए हो इन इंडिया, ठीक है, या फिर ईदर ऑफ द पेरेंट वॉज बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, या फिर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो फॉर 5 years immediately before the commencement of constitution।
ठीक है, डोमिसाइल है आपके पास, आप या तो पैदा हुए हो इंडिया में, या फिर ईदर योर पेरेंट वाज बोर्न इन इंडिया, या फिर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे 5 साल तक बिफोर, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सिटीजन कहलाओगे, राइट, इंडिया के। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सेकंड, ऐसा इंसान जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए, ठीक है, राइट, एंड of course this person became an Indian citizen if he or she or either of their parent or any of their grandparent was born in undivided India। तो या तो वो खुद बॉर्न हुए हो, या ईदर पेरेंट बॉर्न हुए हो, या ईदर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट, एनी ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, कोई भी ग्रैंड पेरेंट उनका अगर बॉर्न हुआ हो इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में। ऑल्सो इसके साथ साथ, इनमें से एक चीज और इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो आपको फुलफिल करनी होगी टू बी अ सिटीजन। वो क्या है? एनी वन ऑफ द टू, दो में से एक और चीज आपको फुलफिल करनी है। फर्स्ट, in case he or she migrated to India before July 19, 1948, या तो इसके पहले आए हो, ठीक है, and he or she had been ordinarily resident in India since the date, जब से वो माइग्रेट होके आए उसके बाद ऑर्डिनरीली वो इंडिया में स्टे कर रहे हो, रेसिडेंसी हो उनकी, राइट, या फिर वो जुलाई 19 को आए हो या फिर उसके बाद आए हो एंड रजिस्टर हुए हो एज सिटीजन। क्या यहां पर हो रहा है? सेकेंड केस में हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए। इसमें सबसे पहले आपको एनी वन ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी में से एनी वन ऑफ द कंडीशंस को फुलफिल करना है। या तो आप बॉर्न हुए हो इंडिया में, या फिर आपके पेरेंट में से कोई बॉर्न हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो। इसमें भी दो लोग हैं जिनको ये वाली कंडीशन को फुलफिल करना है। कौन सी कंडीशन है? अगर आप जुलाई 19 1948 के पहले आए हो तो आप तब से यहाँ पे रिसाइड कर रहे हो ऑर्डिनरीली, या फिर जुलाई 19 को आप आए हो 1948 को, या फिर इसके बाद आए हो तो आप रजिस्टर हुए हो एज अ सिटीजन, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन भी किसका हो सकता है? ये रजिस्ट्रेशन भी उसी का हो सकता है इफ शी और ही हैड बीन अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रिसीडिंग द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले 6 month तक वो इंडिया में एटलीस्ट रहे हो, तब वो रजिस्टर कर सकते थे। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन के वो लोग हैं जो पहले पाकिस्तान माइग्रेट हुए फिर इंडिया आए, ठीक है। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर March 1st 1947, ठीक है, March 1st 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान गया और उसके बाद इंडिया वो रिटर्न हुए फॉर सेटलमेंट, वो भी सिटीजन बन सकते थे। उसके लिए उन्हें क्या करना था? 6 months तक उन्हें रिसाइड करना था इंडिया में और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हमने 3 कंडीशंस देख ली। पर्सन्स डोमिसाइल्ड, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। थर्ड कंडीशन, जब वो पहले पाकिस्तान माइग्रेट हुए एंड लेटर रिटर्न टू इंडिया। कब माइग्रेट हुए थे वो पाकिस्तान? March 1st 1947। इसके बाद हम देखने वाले हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। फोर्थ कैटेगरी अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के लोग जो कि आउटसाइड इंडिया रिसाइड कर रहे हो, ठीक है। इफ एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स
a person who or any of whose parents or grandparents was born in undivided India. ठीक है, अगर वो बॉर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में, बट ये जो इंसान है ये रिसाइड कर रहा हो आउटसाइड इंडिया, shall become Indian citizen if he has been registered कहां पर? as a citizen by diplomatic or consular representative of India in country of his or her residence. ठीक है, क्या मतलब है? अगर ये हम उनकी बात करें जो इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर रहते हैं, तो ऐसे में या तो वो इंसान इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या तो उसके पेरेंट्स में से कोई इंडिया में बॉर्न हुआ, या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में, और अभी वो रेसिडेंट्स उनका जो हो वो आउटसाइड हो, तो ऐसे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के इंडियन इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल सकती है अगर वो रजिस्टर्ड हो. कहां पर? इफ दे हैव बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमैटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया. कहां पे? इन द कंट्री ऑफ देयर रेसिडेंस, जिस भी कंट्री में वो रिसाइड करे वहां पर. ये कंडीशन एप्लीकेबल है वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दोनों ही केसेस पे ये कंडीशन एप्लीकेबल है. ठीक है, इसलिए ये जो प्रोविजन है ये उनको कवर करती है जो ओवरसीज इंडियंस हैं, जिनको इंडियन सिटीजनशिप की जरूरत हो या उन्हें एक्वायर करना हो. राइट, इतना क्लियर है? कुछ और प्रोविजंस जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होने चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ. No person shall be citizen of India or be deemed to be a citizen of India if he or she has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state. अगर कोई इंसान है वो इंडियन सिटीजन है, अगर उन्होंने एक्वायर किया सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, उन्होंने किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को एक्वायर किया, तो वो फिर इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे. ठीक है, अगर कोई सिटीजन ऑलरेडी है तो वो सिटीजन कंटिन्यू रहेंगे सब्जेक्ट टू प्रोविजंस मेड बाय द पार्लियामेंट. अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो ये चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये सिटीजनशिप जो है वो कंटिन्यू होगी. थर्ड, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी प्रोविजन बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप. सो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है टू मेक प्रोविजंस फॉर एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप. इसकी वजह से आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एंड ऑब्वियसली 2019 का जो आपने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा वो भी हम पढ़ेंगे. टिल देन ऑल द बेस्ट.